अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। क्या दाइश अफगानिस्तान में इतनी मजबूत हो गई है कि पाकिस्तान में हमले करा रही है? जब भी हमला होता है तो सवाल उठता है कि सिक्योरिटी इदारों में राब्ते का क्या फुकदान है। हमले से पहले इतलात दी जाती हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। एपेक्स कमेटियों में फैसले होते हैं, दहशतगर्द ग्रुपों की निशानदही होती है, फैसलों पर किस हद तक अमल भी होता है, मगर अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बलोचिस्तान की पिछली एपेक्स कमेटी में यह बात सामने आई कि सूबे में लश्कर जंगवी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 105 दहशतगर्द ऐसे हैं जो बलोचिस्तान के अमन के लिए खतरा हैं। खतरे की निशानदही तो कर ली गई मगर अमली इकदाम देखने में नहीं आए। ये बात भी सामने आई कि बलोचिस्तान में कई मशकूक मदारिस हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। 2 दिन पहले कोयटा में होने वाले हमले से पहले भी ऐसी इतलात थी कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमला हो सकता है और वो हो भी गया, लेकिन उसे नाकाम नहीं बनाया जा सका। ये सिक्योरिटी इदारों के आपस में राबतों पर सवाल है, लेकिन दहशतगर्द ग्रुपों का जिस तरह आपस में राबता है वो चौंका देने वाला है। हम जो मालूमात आपके सामने रखने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर चौंका देने वाली हैं और नई इंटेलिजेंस, नई इक़दामात का तकाजा करती हैं। ज़राए के मुताबिक दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी और लश्कर जंगवी अल आलमी मिलकर बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मंसूबे अफगानिस्तान में बन रहे हैं और इस पर अमल दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी और लश्कर जंगवी अल आलमी के मकामी दहशत गर्द कर रहे हैं पाकिस्तान में। मंसूबा बनता है उधर, प्लान बनता है उधर, एग्जीक्यूशन होती है इधर, और ज्यादातर यहीं के लोगों से जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। इन कार्रवाइयों को ऑपरेट अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से किया जा रहा है। कोयटा ट्रेनिंग सेंटर पर होने वाले हमले को भी अफगानिस्तान से ऑपरेट किया गया। कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 3 खुदकुश हमला आवर दाखिल हुए, जिनमें से 2 ने खुद को धमाके से उड़ाया जबकि 1 सिक्योरिटी हुक्काम के हाथों मारा गया। ज़राए के मुताबिक इन 3 खुदकुश हमला आवरों में 2 ताजिक जबकि 1 अफगान था और इन दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के जिला कोट में दाइश के कैंप में शामी शहरी अबू दोर जाना से ट्रेनिंग ली, यानी कि प्लानिंग वहाँ हुई, लोग वहाँ से आए और एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में हो गई। कभी लोग पाकिस्तान के, ट्रेनिंग वहाँ, प्लान वहाँ और एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में हो जाती है। ज़राए के मुताबिक इस साल जून में अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मौजूद दाइश के कमांडर बख्तियार ने तकरीबन 16 दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेजा जो खैबर एजेंसी के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन 16 लोगों में अफगान, उज़्बेक और ताजिक दहशतगर्द शामिल थे। ज़रा के मुताबिक इनमें से कुछ लोग कराची आ गए और बाकी बलोचिस्तान चले गए। इन दहशतगर्दों को मकामी दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी और लश्कर जंगवी अल आलमी की भी मुआवनत हासिल थी। इन दहशतगर्दों को कराची में इस्माइली और बोरी बिरादरी को निशाना बनाने का टास्क दिया गया, बोरा कम्युनिटी को और इस्माइली बिरादरी को, और साथ ही कुछ दहशतगर्दों को बलोचिस्तान में गैर मुल्कियों और हज़ारा बिरादरी के अफराद को निशाना बनाने का हदफ दिया गया। यानी आए, पूरा प्लान लेके आए, कराची कुछ आ गए, कुछ बलोचिस्तान चले गए। ज़राए के मुताबिक 8 अगस्त को कोयटा में होने वाले धमाके के पीछे भी यही लोग मुलविस हैं, जिसमें वकला बिरादरी के मुतादिद आपने देखा कि जो लीडरशिप है वो शहीद हो गई। उन्हें अफगानिस्तान में इन्हें मौजूद दाइश की मदद हासिल थी उन दहशतगर्दों को जिन्होंने वो कार्रवाई की। ये दहशतगर्द कोयटा के गिरदोनवा में रिहाइश पजीर थे और 2 दिन पहले जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमला हुआ उसमें भी यही ग्रुप मतलब अफगानिस्तान में दाइश का खतरा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। यह खतरा मुस्तकबिल में सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि पूरा खित्ता इससे मुतासिर हो सकता है। इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले साल रिपोर्ट किया कि दाइश अफगानिस्तान में अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए बेरोजगार नौजवानों को अपने साथ मिला रही है। इस बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए वो इन्हें $400 से $500 तक दे रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सरकारी सतह पर इस बात की तस्दीक की जा रही है कि पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़ नंगरहार सूबे में दाइश मजबूत हो रही है और दाइश के साथ जो लोग मुंसलिक हो रहे हैं इनमें बेशतर साबिक तालिबान हैं। दाइश अफगानिस्तान में अपने कदम जमा रही है और कल भी दाइश ने अफगानिस्तान में 23 अफराद को कत्ल किया कल के दिन और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की, जबकि तालिबान तर्जुमान ने उनकी इस कार्रवाई में मुलविस होने से इनकार किया। अब मसला है कि वहां पर भी अफगानिस्तान में कदम जमा के कार्रवाइयां, पाकिस्तान में अफगानिस्तान में प्लानिंग करके यहाँ पर एग्जीक्यूट कराने की तैयारियां, दहशतगर्द भेजे जा रहे हैं, कराची आते हैं, बलोचिस्तान जाते हैं, 2 वाक़यात कर चुके। ये नेटवर्क किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, जाहिद किशकोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, ये बताइएगा, ये दहशतगर्द तंजीमें आपस में राब्ते कर रही हैं,
कैसे कर रही हैं, कैसे अफगानिस्तान में मौजूद दाइश इस वक्त इन दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्या इस हवाले से सिक्योरिटी जरा बता रहे हैं? शाहजेब, कालादम तंजीमें असल में ये तंजीमें बॉर्डर के दोनों तरफ इसका नेटवर्क मौजूद है और हमें जो बताया जाता है कि जिस तरह आपने देखा होगा जमातुल अहरार है वो तालिबान का एक ऑफशूट था और ऑपरेट कर रहा था ट्राइबल एरियाज़ में और पंजाब के कुछ हिस्सों में। फिर ऑपरेशन ज़रब शुरू हुआ तो वो बलोचिस्तान और दूसरे इलाकों में चले गए, सरहद पार भी चले गए और इस तरीके से फिर आपने देखा होगा लश्कर जंगवी पंजाब में ऑपरेट कर रहा था और उसने कॉन्टेक्ट डेवलप किए दाइश के साथ और अलकायदा के साथ अफ़गानिस्तान में। और हमें ये बताया गया कि इस साल के शुरू में एक 6 रुकनी टीम भी पंजाब में आई थी दाइश की अफ़गानिस्तान के रास्ते से और वो उनका काम ये था कि वो रिक्रूटमेंट करें, भर्ती करें दाइश के लोगों को। और इसी तरीके से जब पंजाब ने वहाँ से ऑपरेशन शुरू किया लश्कर जंगवी के ख़िलाफ़ तो वो बलोचिस्तान आ गए और उन्होंने नेटवर्क को बढ़ाया। जब उन्होंने नेटवर्क को बढ़ाया तो ये ऑफशूट एक लश्कर जंगवी आलमी की शक्ल में जिसको दाइश की सपोर्ट हासिल थी वो सामने आ गए और ये सारे वो ताने बाने हैं जो दाइश के साथ इन तंजीमों के मिलते हैं और जो ये वो सारी सूरत हाल जो 6 महीने पहले सामने आ रही थी उससे बचा जा सकता था क्योंकि अपेक्स कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने हेड की थी उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि कालादम तंजीमें अपने पांव बलोचिस्तान में जमा रही हैं, इस नेटवर्क को तोड़ना होगा। और हमें ये बताया जाता है जो डॉक्यूमेंट हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि 599 ऐसे इन कालादम तंजीमों के लोग थे जिनको जेट ब्लैक टेररिस्ट कहा गया था और इनको किसी ना किसी तरीके से सूबे से इनका खात्मा करना था ताकि जो कालादम तंजीमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ दाइश और अलकायदा से मिलके इस तरह के सुसाइड बमिंग प्लान कर रही थी इनसे बचा जा सकता था। लेकिन ये ताने बाने जब आपस में मिले इसका रिजल्ट यही है जो हमने 2 बैक टू बैक सुसाइड। बहुत शुक्रिया जाहिद किशकोरी, बता रहे थे कि एपेक्स कमेटी के इजलास ये मामला भी रेज हो गया, कदम जमाने की बात भी हो गई, उसके बाद आखिर क्या हुआ? इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया है कि पाकिस्तान में दाइश का बाकायदा तौर पर फुटप्रिंट नजर आ रहा हो, अफगानिस्तान में प्लान करके पाकिस्तान में इस वक्त इत्तेहादी जो उनकी मुख्तलिफ कलदम तंजीमें हैं उनके जरिए कार्रवाइयाँ करा रही है। आज वजीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ फिर और इजलास में कमांडर सदर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज, IGFC मेजर जनरल शेर अफगान, सूबाई वजीर दाखिला सरफराज बुगटी और दीगर सिविल और मिलिट्री हुकाम ने शिरकत की और इजलास में फैसला किया गया कि 2 दिन पहले होने वाले धमाके के हवाले से जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। इससे पहले 8 अगस्त को होने वाले धमाके के बाद भी सामने आई थी। इस बार ये दावा कितना मुख्तलिफ है, वो जो दावा था उसका क्या नतीजा निकला, क्या सामने आया, किसको पकड़ा, कैसे उससे उन तंजीमों तक पहुंचा गया और कल का जो हमला है वो रोका गया, इसकी कोई बात नजर नहीं आती। खबरें हैं, इस हवाले से बात करते हैं। सैयद आरफीन हमारे साथ मौजूद हैं जो वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। सैयद आरफीन, इस वक्त वहां पर इजलास हो रहे हैं, आप भी वहां मौजूद हैं। आज एपेक्स कमेटी में क्या इस बार जिम्मेदारों का तयन होगा, क्या इस हवाले से कितनी संजीदगी नजर आई है जो इजलास हुआ? जी शाहजेब, इस हवाले से अपेक्स कमेटी ने फैसला किया है कि तर्ज पे एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए जो फौरी तौर पर जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करेगा। मेरी इतलात के मुताबिक एक ये भी स्टेप लिया गया है कि IG बलूचिस्तान के साथ IG बलूचिस्तान जो है वो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के साथ मिलकर एक इमीडिएटली कोई तहकीकात एक इंक्वायरी का रिपोर्ट मुरतब करेंगे जिसमें इस जो पुलिस के अंदर जो गफलत बरती गई है उनके जिम्मेदारों को तयन करके इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। एक अहम तरीन बात वो ये कि जो आप सारी बातें कर रहे थे 2 दिन कबल यानी धमाके से हफ्ते के दिन ये मुख्तलिफ अलर्ट जारी किए गए थे जिसमें काउंटर टेररिज्म कमांड जो कि यहाँ की बलूचिस्तान पुलिस की है उसने एक अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा एक इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया था। अहम बात यह है कि जिस काउंटर टेररिज्म कमांड के एडिशनल IG की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था उनके पास एडिशनल IG एडमिन का चार्ज भी था। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो PTC की सिक्योरिटी की सुपरविजन करते, खुद तो नहीं करते, सुपरविजन करते। लेकिन हैरत अंगेज ये बात यह है कि उन्हीं अपनी जानिब से जारी किया हुआ अलर्ट वो शायद उन्हीं ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा आसानी हुआ है। बहुत शुक्रिया आरफीन, बता रहे हैं कि JIT और ये सारा मामला से ये
जो है वो बात को नहीं सही तरीके से किया गया। एक ही बंदे के पास जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं देखा। उम्मीद करते हैं माजी के हमलों की मिसाल बताती है कि एपेक्स कमेटी के इजलास भी हो जाते हैं, हाई प्रोफाइल होते हैं, हॉस्पिटल्स के विजिट भी हो जाते हैं, जनाजों में भी शिरकत हो जाती है, उसके बाद बड़े बड़े ऐलानात हो जाते हैं, बड़े बड़े दावे हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, दफन कर दिए जाते हैं, नतीजा नहीं आता। वही तंजीमें फिर कोऑर्डिनेशन करती हैं, फिर हमला करती हैं, फिर वही हिस्ट्री रिपीट होती है, फिर बयानात आते हैं, फिर इजलास होते हैं, फिर जनाजों में शिरकत, फिर अस्पताल के दौरे, मगर नतीजा नहीं निकलता। उम्मीद करते हैं इस दफ़ा निकलेगा। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान ने कुछ बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या इस दफ़ा सबूत पक्के हैं? सारा का सारा मामला आपके सामने रखेंगे। जिस पर इल्ज़ाम लगाया है वो भी, और जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो भी। एक ब्रेक के बाद कागज जो लहरा रहे थे वो दिखाते नहीं उस कागज में है क्या, कौन सी करप्शन और किकबैक दी गई। 26 अरब 54 करोड़ रुपए का हर्जाना है का मैं दावा कर रहा हूं इंशाल्लाह। और मेरी अदालत से इस्तदा हाथ जोड़ के कि इसको डेली बेसिस पे इस केस को लगाएं। डेली बेसिस पे मैं हाथ जोड़ के अदालत से गुजारिश करूंगा, डेली बेसिस पे लगाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये इस्तदा कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब अदालत से इमरान खान के खिलाफ हट जाने के लिए 26 अरब 55 करोड़ रुपए। ये अमाउंट कहां से आया? इतना ही एग्जैक्टली इल्जाम आज इमरान खान की तरफ से शहबाज शरीफ पर लगाया गया है कि उन्होंने अपने फ्रंटमैन के जरिए इतने अरब रुपए की करप्शन की। फ्रंटमैन का नाम भी सामने रख दिया। फ्रंटमैन हमारे साथ भी मौजूद है, जिसको इमरान खान साहब फ्रंटमैन कह रहे हैं। साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात की, और अब पीटीआई कह रही है जहांगीर तरीन साहब के मैं भी हर्जाना करूंगा, जो पैसे मिलेंगे शौकत खान हमको दे दूंगा। अलीम खान कह रहा है हर्जाना करूंगा, जो पैसे मिलेंगे वो शौकत खान हमको दे दूंगा। हर्जाना हर तरफ से हो रहा है। इमरान खान साहब के जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये है। उनका कहना था आज इमरान खान साहब का, और संगीन इल्जाम लगाते हुए क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। एक आदमी है, उसका नाम है जावेद सादिक, कनाडा का वो सिटीजन है। वो शहबाज शरीफ के साथ, और हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि शहबाज शरीफ के साथ उनकी तस्वीरें हैं। वो जब मीटिंग कर रहे होते हैं इन्वेस्टर से तो अपना आदमी आगे कर देते हैं कि जी ये हैं जी जावेद सादिक, इनसे बात करें। इन्वेस्टर के साथ जावेद सादिक कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स में फिर वो कमीशन लेते हैं। जावेद सादिक के पास अब तक जो हमारे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी जावेद सादिक को कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क थी, कंसल्टेंसी मिल गई। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, उसमें सिर्फ 25 करोड़ रुपया कमाया। सॉफ्टवेयर पार्क में उनकी कमीशन थी 30 करोड़ रुपया। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, उसका भी 7% का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 11 अरब रुपए की कमीशन ली इन्होंने। मुल्तान सखर जो मोटरवे है उसके ऊपर 15 अरब रुपए की कमीशन। जावेद सादिक के सिग्नेचर है कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जिधर उनको कमीशन मिली है। आगे करते हैं उनको शहबाज शरीफ, वो फिर कमीशन लेते हैं। 15 अरब तक मिल चुकी है इनको कमीशन, और जो बाकी मिलनी है वो टोटल जब बनेगी टोटल कमीशन, तो वो 26 अरब 55 करोड़ रुपया मिलेगा इनको। ये सिर्फ 4 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये हैं शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन। यह है शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन, जो शहबाज शरीफ के बिहाफ पर चाइनीज कंपनीज के साथ निगोशिएट करते हैं। वो पाकिस्तान के साथ डील करती हैं, कमीशन इन्हें मिलता है। शहबाज शरीफ साहब के फ्रंटमैन हैं, इसलिए पैसा उनके पास जाता है। 26 अरब 55 करोड़ का इल्जाम। शहबाज शरीफ कह रहे हैं इतने का ही हर्जाना। अदालत से इस्तदा कर रहे हैं कि रोजाना ये मामला चलाएं। हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे। जावेद सादिक साहब मौजूद हैं, जिन पर इल्जाम लगा फ्रंटमैन होने का। नईम उल हक साहब मौजूद हैं पीटीआई से, और आज इमरान खान साहब के साथ भी मौजूद थे। जावेद सादिक साहब, 4 इल्जाम हैं, मैं चारों पर बारी बारी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप उनके फ्रंटमैन हैं, नईम उल हक साहब ये भी कहते हैं कि आपके क्लोज ताल्लुकात हैं शरीफ खानदान से, और जिसकी वजह से आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आप फ्रंटमैन हैं, निगोशिएट चाइना से करते हैं, चाइना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से करता है, पैसा आपकी जेब में जाता है, और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ आप शेयर करते हैं। कब से जानते हैं शहबाज शरीफ साहब को या शरीफ खानदान को आपसे? सर, मैं 2008 में जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे दोबारा, तो इनको नेस्पाक ने मुझे बुलाया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मिलना चाहते हैं ताकि वो लाहौर में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं। तो मेरी पहली मीटिंग उस वक्त हुई थी जब ये दोबारा चीफ मिनिस्टर बने थे। 2005-06 में चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन के साथ जो पाकिस्तान में दोबारा आई, तो मैं उनका मार्केटिंग और मैनेजमेंट कंसल्टेंट बना। जो बाद में मेरी परफॉर्मेंस से वो बहुत खुश हुए, तो उन्होंने पाकिस्तान में एक कंपनी बनाई चाइना स्टेट
पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, मैं उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और उसमें मुझे शेयर भी दिया। ये कब बनाई उन्होंने? चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई 4 साल पहले सर बनाई। 4 साल पहले बनाई। याद नहीं बताएं, एग्जीक्यूटिव चाइना स्टेट। जी सर, चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कारपोरेशन। मेरी डेट शायद मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। मगर इस कंपनी का शहबाज शरीफ साहब से क्या कोई ताल्लुक है? सर इस हद तक ताल्लुक है कि मैंने जितने प्रोजेक्ट भी उनके लिए कोट किए तो उन्होंने वो नहीं दिए। मैं लाहौर रिंग रोड में मैंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने वो प्रोजेक्ट में मेरी बिड डिस्क्वालीफाई कर दी और वो जॉब एफडब्ल्यू को दे दिया। जो प्रोजेक्ट सर इस वक्त, सॉरी बोलिए। ये बात शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं। प्रोजेक्ट जो 4 इल्जाम है, जरा अगर मैं उन पे स्पेसिफिक बात कर लूं, 2007 से 11 तक जो आरफा करीम टावर्स है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, उसमें 5 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, 6.5% या 30 करोड़ रुपए आपने कमाए, ये इल्जाम है कमीशन के तौर पर। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने दिया ही नहीं, ये परवेज इलाही साहब ने दिया था। आप कह रहे हैं आपकी मुलाकात ही 2008 में हुई है, 2007 में आपको परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला था? दैट इज करेक्ट सर, ये जो काम था हमें परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट से मिला था और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था प्रेजेंट गवर्नमेंट से। ये काम हमें बिल्कुल वो ठीक कहते हैं परवेज इलाही साहब के। 30 करोड़ रुपए का कमीशन, 6.55%, 5 अरब रुपए में। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर कितना था? एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे पास पेपर है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये वी डोंट कॉल इट कमीशन, इट इज माई मैनेजमेंट फी। I manage the project, I get the project, I solicit the project, I manage the company, I manage the project. और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में it is 59,895,000। 59,895,000। यानी कि तकरीबन आप कह रहे हैं 6 करोड़ का आपको मिला, 30 करोड़ का नहीं मिला। ये न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मिला। इमरान खान साहब के अपने डॉक्यूमेंट में 2011 की डेट है। शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में जरूर हुकूमत थी। ये क्या फेडरल हुकूमत ने दिया था आपको, या पंजाब हुकूमत का कोई ना कोई ऐसा पोर्शन था जो आपको मिला ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट? सर इस्लामाबाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो है दैट बिलोंग टू सिविल एविएशन अथॉरिटी। उसके बहुत सारे पैकेजेस थे और एक पैकेज है पैकेज 3 टर्मिनल बिल्डिंग। उस टर्मिनल बिल्डिंग के लिए उन्होंने 3 जॉइंट वेंचर्स प्री क्वालिफाई की जिसमें हमारी कंपनी भी थी। जब टेंडर हुए तो वी वर 4 बिलियन रुपीज लोअर देन द नेक्स्ट बिडर। उस बेसिस से वो प्रोजेक्ट उन्होंने हमें अवार्ड किया। उस प्रोजेक्ट में कोई एस्केलेशन नहीं हुई, उसमें कोई चार्जेस हमने नहीं किए, कोई हमारे क्लेम्स नहीं है। एंड इन फ्यू मंथ्स वी विल बी हैंडिंग ओवर दैट बिल्डिंग। पंजाब हैज नथिंग टू डू विद दैट प्रोजेक्ट। 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, 1%। मगर फिर कम से कम ये जो बाकी के 2 हैं उसमें तो हुआ इस हुकूमत का। कायदे आजम सोलर पार्क भावलपुर 2014-15 का जो डेट है वो खुद पीटीआई का डॉक्यूमेंट देता है जावेद सादिक साहब। और 150 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, 7% का कमीशन, 11 अरब रुपए बनता है। ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने दिया ना ये वाला तो आपको? बिल्कुल सर, उन्होंने नहीं दिया। ये एक फेडरल प्रोजेक्ट है। जोनर्जी इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। हम लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आए, हमारे फाइनेंशियल एग्रीमेंट और हमारी टर्म शीट चाइनीज प्रेसिडेंट और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के सामने साइन हुई और हमारा इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट चाइनीज प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के सामने साइन हुआ। उसके बाद नेपरा टैरिफ अनाउंस करता है, उसका एक प्रोसेस है उसके लिए, और वो हमारे लिए नहीं था। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू अस, it is specific to anybody who wanted to come in Qaid-e-Azam Solar Park or who wants to put a power plant in solar sector। उनका एक अपफ्रंट टैरिफ था, उसके लिए हमने अप्लाई किया तो उन्होंने हमें सिर्फ 300 मेगावाट दिए। हमारी जितनी भी फिजिबिलिटी थी वो 900 मेगावाट पर थी। इन्होंने जब 300 मेगावाट दी और बाकी 600 मेगावाट को उन्होंने नहीं दिया तो वी वर एग्रीव्ड। हम गवर्नमेंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया एंड दे हैव डायरेक्टेड नेपरा के वो they should relook at our application, and hopefully NEPRA has given notices and they will give us a hearing. Punjab government had no say in awarding that project to us. It is to be awarded by NEPRA and Ministry of Water and Power। मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट का से ऐसा मुझे ये बताएं कि जाहिर है सोलर पैनल्स पाकिस्तान में लगे हैं। ये जो 7% का प्रॉफिट है 11 अरब रुपए 150 अरब रुपए पे, ये क्या बाकी दूसरे सोलर पावर प्रोजेक्ट से ज्यादा मिला आपको या कम मिला?
एक्चुअली ये मिला ही नहीं, वो प्रोजेक्ट हमारा अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर रिमेनिंग 600 मेगावाट। जब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा उसके बाद देखेंगे उसमें प्रॉफिट कितने होते हैं, देन वी विल बी टॉकिंग। मतलब आप देयर इज एब्सोल्युटली नो मनी। एक मिनट जब सर आप ये, क्योंकि जाहिर है नेशनल लेवल के लीडर इमरान खान साहब, उन्होंने कहा है कि 11 अरब रुपए जेब में जा चुके बतौर फ्रंट मैन। आप कह रहे हैं, और ये गवर्नमेंट के अकाउंट से चेक हो सकती है बात, कि अभी तक आपको 1 रुपया मिला ही नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट में, कायदे आजम सोलर पावर में। सर ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। Only 300 megawatts have been installed. Remaining 600 megawatts have to be installed. मुल्तान सखर सीपेक मोटरवे सेक्शन 300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, 5% आपका कमीशन, 15 अरब रुपए जाएंगे बतौर फ्रंटमैन आपकी जेब में, ये एलिगेशन है। अब ये सेंसिटिव मामला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट कह रही है कि ये सीपेक को हट कर रहे हैं, और जाहिर सीपेक का मामला है, चाइना भी इन्वॉल्व है। आप पर इल्जाम है कि आप फ्रंटमैन के तौर पर उनसे डील करते हैं, फिर प्रोजेक्ट मिलता है, गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट कंपनीज खुद बिड करती हैं, चाइना बताता है कौन सी 3 कंपनी होंगी, क्या हकीकत है? सर इसके प्रोजेक्ट के लिए जो नॉमिनेशन हुई वो चाइनीज गवर्नमेंट की हुई, और चाइना ने 3 कंपनीज को नॉमिनेट किया, उनमें से एक कंपनी मेरी थी और वो मेरी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। ये आपकी कंपनी क्यों थी? चाइनीज बैंक्स तो चाइनीज कंपनी को लोन देंगे ना, जो सीपेक की अंडरस्टैंडिंग आई थी कि जी वही लोन लेंगी, वही यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। आपका की कोई सिफारिश हुई? आपको क्यों देंगे चाइनीज बैंक्स लोन? आपको क्यों रिकमेंड करेगा चाइना? सर व्हेन आई सेड मैंने, तो आई एम स्पीकिंग एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इज द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। मैं उसके डायरेक्टर के तौर पे ये बात कर रहा हूँ। इट इज वेरी सैड that I have to give this explanation at this forum, and these things are being talked at this forum. I had wished that ये बात इस तरह ना होती। आपका स्टेक क्या है? Absolutely आपका स्टेक क्या है इस कंपनी में, इस चाइनीज कंपनी में? आपका अपना स्टेक क्या है बतौर डायरेक्टर? क्या आप प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या होगा? जो भी अरेंजमेंट अगर आप बताना चाहें, ज़ाहिर मामला बड़ा सेंसिटिव हो गया। सर I do not know what will be in the end the profit। ये अभी तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसके बाद प्रोजेक्ट की मोबिलाइजेशन हुई है, उसके बाद प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन होगी, एंड आई वुड होप दैट आई विल बी गेटिंग सम मनी, एंड आई वुड रियली होप दैट आई विल गेट अ हैंड सम मनी। लेकिन इसका किसी और से ताल्लुक नहीं है, दिस इज बिटवीन मी एंड माय कंपनी। मतलब बतौर बिजनेसमैन आपका पूरा हक है उम्मीद रखने का कि आपको हैंडसम प्रॉफिट मिले, मगर जब इल्जाम ये लग जाए कि जो हुक्मरान हैं उनके फ्रंटमैन के तौर पर है, तो सवाल पैदा हो जाता है। 5% बहुत ज्यादा है सर। 300 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में 15 अरब रुपए का कमीशन बहुत ज्यादा है, अगर ये बुक्स के जरिए आपको दिया जा रहा है। सर आई विश कि 5% जो है वो मेरी कंपनी पूरी को प्रॉफिट हो, चाइना स्टेट को। ये प्रोजेक्ट नेगोशिएट हुआ, 3 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया, उसके बाद NHA हमसे नेगोशिएट करता रहा, फिर हमारी प्राइसेस रिड्यूस हुई। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग वॉच्ड बाय चाइनीज, बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बाय NHA, एवरीथिंग इज ऑन ग्राउंड। देयर इज नथिंग लाइक दिस, एंड आई विश ये फिगर देने से पहले मुझसे अगर इमरान खान या उनके कोई लोग बात कर लेते, आई वुड हैव गिवन देम एन एक्सप्लेनेशन, तो हम इस सब्जेक्ट को इस तरह ना ले आते टीवी पे। बस अब 4 प्रोजेक्ट से नई मुल्क साहब की तरफ चलते हैं। नई मुल्क साहब, 2 का तो मसला यह है, जो खान साहब की अपनी डेट दी हुई है, आपने जवाबात सारे सुने होंगे जावेद सादिक साहब के। वो कह रहे हैं मैं मिलाई 2008 में हूं। इसके अलावा पहला प्रोजेक्ट जिसका इल्जाम है सॉफ्टवेयर आरफा करीम, वो कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट के साथ हमने किया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, वो सिविल एविएशन का है, उस वक्त मरकज में हुकूमत नहीं आई थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस दौर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो 2 तो प्रोजेक्ट्स ही, ये कैसे इल्जाम लगा दिया शहबाज शरीफ साहब पे ऊपर? देखें, ये जो अभी जावेद साहब ने बातें की हैं, मैं 40 साल बैंकिंग के तजुर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूं कि इससे ज्यादा बेहतर कमीशन लेने का केस मैंने आज तक नहीं सुना। इतना ज्यादा कमीशन जिन रकूमात की बातें हो रही हैं, जिनकी जो इन्होंने जावेद साहब ने तस्लीम भी किया है, मुझे नहीं, मेरे 40 साल बैंकिंग तजुर्बे में मैंने आज तक किसी शख्स को इतने बड़े कमीशन लेते हुए नहीं सुना। वो तो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके कमीशन के नंबर गलत है, वो ये कह रहे हैं आपके कमीशन के नंबर दुरुस्त नहीं है। इतने बड़े कमीशन जो हैं, जो वो सिर्फ ये उन फ्रंटमैन की हैसियत से यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को इसमें जरूर कुछ मिला होगा, और वो उसका तरीका मालूम करने का ये होगा कि इन्होंने जो पेपर साइन किए हैं, इनकी कंपनी का जो जिस नाम से इन्होंने पेपर साइन किए हैं, वो लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो कंपनी नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। हम चाहेंगे कि उस कंपनी का ऑडिट हो, और मगर ये भी हम पता नहीं लगा सकेंगे कि क्योंकि कनाडा के शहरी हैं
कि उस कंपनी में यानी पाकिस्तान के अकाउंट में कितने पैसे आए, और अगर इनका कोई बाहर अकाउंट है जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं मतलब ये बड़ी अहम बात है। देखिए जो हुकूमत से जो हुकूमत जो नहीं साहब एक सवाल शहबाज शरीफ ने एक सवाल सुनो। हम चाहेंगे एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ना सिर्फ उन प्रोजेक्ट के जिसमें जावेद सादिक इन्वॉल्व हैं, बल्कि तमाम जो पिछले 8 साल में शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत ने किए हैं, जिसका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 500 अरब से ज्यादा का घपला उनको अकाउंट में नजर आया है। हम चाहेंगे कि एक मुकम्मल ऑडिट हो। नहीं मुल्क साहब, मगर ऑडिट से मेरा सवाल सुनिएगा। नहीं मुल्क साहब, आपको आवाज आ रही है? सब एक मसला यह है कि इस पूरे में आप पता है कमीशन कैसे बनाया जाता है और कमीशन कैसे छुपाया जाता है, इसीलिए 7 महीने से पनामा लीक को छुपा रहे हैं। मगर नहीं मुल्क साहब ये तो बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी, 2 प्रोजेक्ट्स का पूछ रहा हूं, सिविल एविएशन अथॉरिटी पीपल्स पार्टी की हुकूमत 1 और दूसरा प्रोजेक्ट आरफा करीम टावर परवेज इलाही की हुकूमत 2, ये शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन को क्यों पैसे देंगे, क्यों उस प्रोजेक्ट देंगे? मैं बताता हूं क्यों पैसे देंगे। जो इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पिछले 3.5 साल से जो नवाज शरीफ की हुकूमत है उस पर काम कर रही है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो उसमें 3 साल और लगेंगे, अरबों रुपया और खर्च होगा, चाहे किसी ने भी अवार्ड किया हो। मतलब आपका अपना डॉक्यूमेंट कह रहा है 2011 में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आपका अपना डॉक्यूमेंट कह रहा है, तो 2011 में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सिविल एविएशन क्यों देगी शहबाज शरीफ के फ्रंट मिला हो? मगर आज खर्चा तो आजकल हो रहा है ना, 2013 से जब इनकी हुकूमत आई है वो खर्चा कौन कर रहा है? इनकी हुकूमत कर रही है। क्यों रुक जाता है ये बार बार इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन क्यों रुक जाती है? नहीं मुल्क साहब, अगर 2011 में कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अगर 2011 में कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये कह रहे हैं कि 1 रुपया भी इन्होंने उसके बाद ओवर वैल्यू नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर इनके कैसे? जनाब मैं आपको बता रहा हूँ शाहजेब, मेरी बात माने, इंडिपेंडेंट एक आजाद ऑडिटर को ये काम दें, वो इतने करोड़ों अरबों रुपए के घपले निकाल देगा कि हम सोच भी नहीं सकते। मुझे यकीन है, मैंने सारी उम्र बैंकिंग की है, मुझे पता है ऑडिट क्या होता है, मुझे पता है ऑडिट में क्या चीजें निकलती हैं, किस तरीके से किया। जावेद सादिक साहब, आप ऑडिट कराने को तैयार हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिट कराने को तैयार हैं सारे के सारे मामले? एब्सोल्युटली। और हर साल जो मैनेजमेंट फी मुझे मिलती है या कोई पैसे मिलते हैं वो कंपनी जब मुझे देती है तो वो ऑफिशियली आती है और उसके मैंने टैक्सेस दिए हुए हैं और ऑडिटेड अकाउंट जमा होते हैं। और जो भी आप मुझसे सवाल करना चाहेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी प्लीज टू क्लैरिफाई माय पोजीशन। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। मगर जो नई मुल्क साहब ने, जावेद सादिक साहब, कमीशन और प्रोजेक्ट में भी लिए हैं, जो नई मुल्क साहब ने वैसे सवाल रखा कि आपकी ना कोई ऐसा कोई मामला ही नहीं है पाकिस्तान में रजिस्टर। ये तमाम 8 साल दौर जो पंजाब हुकूमत में जो शहबाज शरीफ ने मुतलकुल अनानी दिखाई है अपनी हुकूमत में, उसको ऑडिट हम चाहते हैं। जावेद सादिक साहब, ये बताएं, ये जो पाकिस्तान में ना रजिस्टर होना और ये वाला कोई मामला ना होना, आप अकाउंटेबल ही नहीं होंगे और पता नहीं कैसे कनाडा पैसे ना ले गए हों, इस वाली बात पे आप क्या कहेंगे? सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे एक कंपनी पेमेंट करे और उसके टैक्स ना काटे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपनी टैक्स रिटर्न न जमा कराता हूं। ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये एक ब्रॉड बातें टैक्स रिटर्न जमा कराए हैं। बड़ी एक स्पेसिफिक बात करूं, पाकिस्तान में एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नहीं मुल्क साहब, देखें अब ये चाइनीज कंपनी है, सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं, आप जाहिर है वो सीपेक पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाता है। खान साहब ने पूरी अच्छी तरह तहकीकात करके सर इल्जाम लगाया है नहीं मुल्क साहब? जी देखें, हमें जो मालूमात हासिल हुई हैं, हमें वो बड़ी मुस्तनद मालूमात हैं और मैं ज्यादा इस वक्त तफसीलात में फिर नहीं जाऊंगा कि हम चाहेंगे कि अदालत में हम वो तमाम जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो पेश किया जाए और अपने इल्जामात को साबित करने के लिए हम चाहेंगे, हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि तमाम प्रोजेक्ट्स का ऑडिट कराया जाए। सिर्फ जावेद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियादों पर अदालत टेकअप करे, आप वेलकम करते हैं इसको? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं रोजाना की बुनियादों पर अदालत टेकअप करे, आप वेलकम करते हैं? रोजाना की बुनियादों पर पहले पनामा लीक्स का तो करवा दें। नहीं मुल्क साहब, ये इल्जाम तो आपने लगाया, रुपया जो छुपाया हुआ है उसका पहले रोजाना के हो, मगर इसका भी हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं, हमें तो खुशी होगी। वो नहीं मगर माजी का एक दिन अभी चला के और वो भी जाके इलेक्शन कमीशन में कह रहे हैं कि जी हम मानते ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है ये पनामा सुनने का। मगर नहीं साहब, माजी का जो तजर्बा है उसमें इफ्तिखार चौधरी पर इल्जाम लगाए, नोटिस भेजा, नहीं गए, नजम सिटी साहब पर इल्जाम लगाया, नोटिस आया, उसमें भी अदालत नहीं गए, पेनल्टीज। तो खान साहब का कोई तजर्बा है नहीं वैसे, जो हरजाने के नोटिस हैं वो बोल देते हैं, ना सबूत देते हैं, ना अदालत जाते हैं बाद में, तो इसमें जाएंगे अदालत पक्का?
हमारी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी खान साहब का जनाब, हम हर जितने भी केसेस इमरान खान के खिलाफ या हमारी पार्टी के खिलाफ फाइल होते हैं, हम बाकायदा उनका जवाब देते हैं। हमें हमारी माशाल्लाह पार्टी में बड़े बड़े काबिल वकला मौजूद हैं जो हर केस को हैंडल कर रहे हैं, इस वक्त सब हैंडल कर रहे हैं और सब केसेस में जवाब दाखिल किए जा रहे हैं। नहीं मलिक साहब बहुत शुक्रिया। जावेद सादिक साहब, ये बिजनेस कंट्रोल सॉल्यूशन क्या है, उसके जरिए आपको ये सारे के सारे पैसे मिले? आपकी कौन जी? ये मेरी ज़ाती कंपनी है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। इसके मैनेजमेंट एग्रीमेंट है, मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट है चाइना स्टेट के साथ, और मुझे जो पेमेंट होती है इसके अकाउंट में होती है, मुझे इससे अकाउंट में होती है। ये कंपनी टैक्स वालों के साथ रजिस्टर्ड है। जो भी हर साल में टैक्स रिटर्न जमा करता हूँ। आपको जो पेमेंट मिलती है डायरेक्टर होने की सूरत में और कंसल्टेंट होने की सूरत में, वो बिजनेस कंट्रोल सॉल्यूशन के अकाउंट में मिलती है या सेपरेटली, क्योंकि आप अब स्टेक होल्डर और डायरेक्टर हैं तो आपको मिलती है वो अलग से? ये क्या अरेंजमेंट है आपका चाइनीज कंपनी के साथ? ये बिजनेस कंट्रोल सॉल्यूशन के अकाउंट में मिलती है। और कितनी पेमेंट आपको पिछले 8 साल में मिली होगी तकरीबन अंदाजन? मेरे सामने इस वक्त फिगर तो नहीं है, लेकिन अब मैं आप आई डोंट हैव इट विद मी, लेकिन मैं आई विल बी एबल टू शेयर विद यू। मतलब कोई 26 अरब रुपए 26 अरब 55 करोड़ होगी? नहीं सर, इतनी तो शायद मेरी कंपनीज को भी ना मिली हो। ये बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है। जावेद सादिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, नहीं मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा मामला आप रख दें, ये डिटेल सामने, और दूध का दूध पानी का पानी हो, वरना अदालत में दूध का दूध पानी का पानी हो। जितने बड़े इल्जाम लगाए गए हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक। हमने इंटरव्यू किया था IMF की चीफ जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, क्रिस्टीन लेगार्ड। IMF बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहा है, मगर कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं। इस हुकूमत की अचीवमेंट पर कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या IMF का पॉजिटिव होना दुरुस्त है? एक ऐसे सिनेरियो में जब कर्ज बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं और IMF का लोन भी वापस रीपे करना पड़ेगा, सवालात पैदा हो रहे हैं। सारे रखेंगे IMF के हेड के सामने जो हमने रखे थे। आज आपको इंटरव्यू दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। IMF की सरबराह क्रिस्टीन लेगार्ड पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत अरसे बाद एक हाई प्रोफाइल विजिट पाकिस्तान में हुआ है। अपने आर्टिकल्स में पाकिस्तान के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में बहुत मस्बत बातें कर रही हैं। इकोनॉमी के लिए कह रही हैं कि अब पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। इसके अलावा अपने रिव्यूज़ में IMF बहुत अच्छी बातें कर रहा है, मगर कुछ सवालात हैं जो पैदा होते हैं। हमने उन्हें लाइन अप किया, उनका इंटरव्यू किया बड़ी तफसील से पाकिस्तान की मईशत के बारे में, और जो कुछ मसाइल नजर आते हैं पाकिस्तान की मईशत में, उन सब के बारे में आपको तफसील से उर्दू तर्जुमे के साथ जो हमने कल इंटरव्यू किया था वो आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो मईशत में इस्तेहकाम आया है पाकिस्तान की, जिसके हवाले से आपने भी रिपोर्ट दी, क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है, रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो गई हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में उस तरीके से आ नहीं रही। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर है या पाकिस्तान का एक्सटर्नल सेक्टर अभी भी हसास है और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है? Pakistan has actually completed successfully. पाकिस्तान ने प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है और गुज़िश्ता 3 सालों से मईशत को मुस्तहकम राह पर इस्तवार किया, जो 3 साल कब्ल ज़वाल पजीर थी। ये बड़ी वाज़ेह कामयाबी है। इस मईशत के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करने और मज़ीद इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, ताकि मईशत को मज़ीद मजबूत किया जा सके और माली ज़खायर में इजाफा किया जाए, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर दरपेश किसी बहरान से निकालने में मदद कर सके। मेरे ख्याल में ये इसलिए खास तौर पर इसलिए भी अहम है कि जरूरी नहीं कि बैनुल अक़वामी माहौल तरक्की के लिए उतना साजगार हो जैसे पहले हुआ करता था। तो यहाँ चैलेंजेस भी दरपेश हैं। पॉलिसियों का मजबूत होना और पाकिस्तानी मईशत का इस्तेहकाम मुस्तकबिल में होने वाली तरक्की में इजाफे के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। Will be really strong devices. मगर एक ऐसी सूरत हाल में जब रिजर्व्स हमारे जरूर बढ़े हैं, जरूर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, मगर कुछ दिन में IMF के लोन की भी हमें किस्तें वापस करनी होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, FDI नहीं आ रही, रेमिटेंसेस में डिक्लाइन है। तो किस तरीके से पाकिस्तान का जो बैरूनी सेक्टर है वो स्टेबल रहेगा, वो मुस्तहकम रहेगा जब एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा? या आपको कुछ नजर आता है कि एक्सपोर्ट्स बेहतर हो जाएंगी पाकिस्तान की बरामदा? When I look at the volume of exports of Pakistan, हमारी नजर में यहाँ बरामदात में बेहतरी के लिए काफी गुंजाइश है। जब मैं पाकिस्तान की बरामदात पे नजर डालती हूँ
और इस जैसे हालात का सामना करने वाले ममालिक से मवासा करती हूँ तो मुझे यहाँ बेहतरी की गुंजाइश नजर आती है। दूसरा, हमें लगता है कि अशिया की कीमतें, खास तौर पर तेल और गैस, कुछ अरसे तक ऐसे ही रहेंगी, तो इससे पाकिस्तान को एक फायदा हासिल होगा कि वो अपनी पैदावार में इजाफा कर सकता है। बेहतर प्रोडक्टिविटी और पाकिस्तानी करेंसी जिसकी कदर जमीनी हकाइक से ज्यादा न हो, पाकिस्तान की तरक्की और बरामदात में इजाफे का बाइस बने। करेंसी is a political issue for Pakistan, like not like other countries where, मगर करेंसी का मसला पाकिस्तान में बहुत सियासी है। दूसरे ममालिक में अगर करेंसी ओवर वैल्यूड हो जाए, उसकी कदर बढ़ जाए तो मसला बनता है। पाकिस्तान में तो अगर करेंसी गिरने लगे तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। वजीर आजम को कहना पड़ता है कि हम उसको इस लेवल पर रखेंगे, तो उस लिहाज से पाकिस्तान की करेंसी सही वैल्यू पर है, ज्यादा ओवर वैल्यूड है, या फिर आपके ख्याल में अंडर वैल्यूड है इस वक्त जो पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू है? ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि ये सूरत हाल बहुत सी दूसरी करेंसियों से मवाजने की वजह से बदलती रहती है। लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो ये कि इसमें खास किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है ताकि अचानक आने वाले बहरान को सह सके, जैसा कि दुनिया के दिगर ममालिक में हुआ। No, let's talk about internal sector. मुझे डोमेस्टिक फ्रंट पे बताइएगा। जाहिर है मईशत उस वक्त बढ़ती है, वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म करती है अगर मईशत में इन्वेस्टमेंट होने लगे। मईशत आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि 3 सालों में जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है उसमें कमी आई है। हालांकि लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, हालांकि इन्फ्लेशन कम है, जिसकी वजह जाहिर है सारी दुनिया में तेल की प्राइसेस का गिरना और साथ में IMF के प्रोग्राम में जो टाइटनिंग हुई, जो मॉनेटरी टाइटनिंग हुई, उसकी वजह से डिमांड नीचे आई और हमें नजर आया कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नीचे आई है। मगर उसके बावजूद हुकूमत अपनी खसारे को पूरा करने के लिए बैंक से बोरो करती रही। जब बैंक से वो कर्जे लेती थी तो प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलता था, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट होता था। तो जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा, कैसे रोजगार के मौके पैदा होंगे, कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट होगा जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा। ग्रो इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी ग्रोथ। कमोबेश 3 साल पहले आप देखें जब मुल्की मईशत शदीद बहरान का शिकार थी, ऐसी सूरत हाल में आप यकीनन ये कह सकते थे ऐसी जगह कोई सरमायाकार बराह रास्त सरमायाकारी नहीं करता। लेकिन मईशत को मुस्तहकम बनाकर और माशी पॉलिसी को गैर मुतज़लज़िल बनाकर ही सूरत हाल काबू में लाई जा सकती है। इसके बाद ही सरमायाकारी के लिए अच्छा माहौल फराहम किया जा सकता है, जिसके जरिए आप मईशत की सिमत मुतय्यन कर सकते हैं। इसी के जरिए आप बिजली की पैदावार, उसकी तरसील और तकसीम को भी बेहतर बना सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में अपने कारोबार को महफूज तौर पर तरक्की करता हुआ देख सकते हैं। मौशी हालात यकीनी तौर पर बेहतर हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि अभी और बहुत कुछ करना है। मजीद इस्लाहात नाफिज करना है और माहौल को कारोबार के लिए मजीद साजगार बनाने की जरूरत है। और हाँ, करप्शन का खात्मा करना चाहिए। तो बहुत कुछ अभी करना बाकी है और बहुत सी ऐसे तरक्की के अवामिल अब भी मौजूद हैं जिन्हें उजागर या परवान चढ़ाने की जरूरत है। मैं पाकिस्तानी खवातीन को देखती हूँ कि वो कितनी मजबूत, कितनी ताकतवर और साथ ही साथ कितनी तख्लीक की सलाहियतों की हामिल हैं। तो उनकी तालीम तक रसाई मुमकिन बनाने की जरूरत है। फाइनेंस तक उनकी रसाई मुमकिन बनानी चाहिए और मईशत में भी उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये सूरत हाल को यकसा तब्दील करने के लिए मावन साबित हो सकता है। गुफ्तगू हमारी जारी है क्रिस्टीन लगार्ड से। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं और हेडलाइंस का ब्रेक होगा वो। उसके बाद कुछ मजीद अहम सवाल पाकिस्तान की मईशत और उसके मुस्तकबिल के बारे में। कहीं पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में वापस तो नहीं चला जाएगा? क्या पाकिस्तान की लोड शेडिंग के मसाइल हल हो जाएंगे? IMF को लगता है ये सारे के सारे बात उनके सामने रखेंगे एक छोटे से न्यूज ब्रेक के।